एंजो है। एंजो एक ऐसा इंसान है जो बच्चों को कराटे सिखाता है। एक रात जब वह बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद घर लौट रहा था, तो रास्ते में रुककर उसने एक सिगरेट जलाई। तभी अचानक एक कार उसके पास से गुजरी और उसके पहियों से उछला पानी सीधा एंजो पर गिरा, जिससे उसकी सिगरेट बुझ गई। एंजो ने झुंझलाकर सिगरेट नीचे फेंक दी और कुछ पल तक उसे ध्यान से देखता रहा। वह बुझी हुई सिगरेट धीरे धीरे बहती हुई एक नाली में चली गई और वो नाली बैंक ऑफ रियो के ठीक सामने मौजूद थी। एंजो सीवर का पीछा करते करते एक विशाल ब्रिज तक पहुंचता है, जहां से गंदे पानी की निकासी हो रही थी। वह नीचे उतरकर उस गटर के पाइप में घुसता है और आसपास की जांच करने लगता है। तभी उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आता है, बैंक लूटने का। अगली सुबह एंजो अपने पुराने दोस्त सेबेस्टियन से मिलने जाता है और उसे अपनी प्लानिंग बताता है। सेबेस्टियन की भी हालत तंग थी, इसलिए वह तुरंत इस प्लान का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए दोनों को कई महंगे उपकरण और कुछ हथियारों की जरूरत थी, जबकि उनकी जेब पूरी तरह खाली थी। पैसों का इंतजाम करने के लिए एंजो अपने पुराने जानकार डिबाउस के पास पहुंचता है, मगर डिबाउस के पास भी उतने पैसे नहीं थे कि वह उनकी मदद कर सके। इसलिए उसने एंजो को एक और आदमी, मारियो के बारे में बताया, जो खुद भी एक चोर था और अक्सर छोटी मोटी चोरियां कर अपनी जिंदगी चला रहा था। अगली सुबह एंजो मारियो से मिलने पहुंचा और उसे अपने पूरे प्लान के बारे में बताया। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, तो मारियो धीरे धीरे सोचने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, अगर ये सच में हो गया तो हम अमीर बन जाएंगे। और इस तरह वह भी इस मिशन का हिस्सा बन गया। अब रात होते ही दोनों अपने काम पर निकल पड़े। दोनों उस पुराने नाले के पास पहुंचे जो बैंक ऑफ रियो के सामने बहती थी। वहां पहुंचकर एंजो ने एक लंबी मापने वाली टेप निकाली और उसे नाले के अंदर डाल दिया ताकि उसकी गहराई पता चल सके। दोनों झुककर ध्यान से देखते रहे कि टेप कहां तक जा रही है। उन्होंने उस पाइप के अंदर जाकर उसकी लंबाई और गहराई को मापा ताकि पता चल सके कि कहां से रास्ता बनाकर बैंक तक पहुंचा जा सकता है। एंजो पूरी गंभीरता से हर छोटी बड़ी बात नोट कर रहा था, जबकि मारियो चारों तरफ नजर घुमाकर यह देख रहा था कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। उस रात दोनों को यकीन हो गया कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो अगली बार वे खाली हाथ नहीं लौटेंगे, और दोनों ने चोरी की असली तैयारी शुरू कर दी। प्लान बनाते बनाते उन्हें पता चला कि बैंक के अंदर हाईटेक मोशन सेंसर लगे हुए हैं, यानी अगर किसी ने रात में जरा सी भी हरकत की तो अलार्म तुरंत बज जाएगा। अब मामला और गंभीर हो गया था। दोनों ने ठान लिया कि उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। कब अंदर जाना है, कौन निगरानी करेगा, और अगर गलती से अलार्म बज गया तो उससे कैसे बचना है। एंजो ने सभी को समझाया कि बैंक में लगे मोशन सेंसर हमारी हरकतों को नहीं, बल्कि हमारे शरीर की गर्मी को ट्रैक करते हैं। इसलिए यदि किसी का शरीर सेंसर की रेंज में आता है तो अलार्म बज जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने स्लीपिंग बैग के कपड़ों और कुछ विशेष सामग्री की मदद से एक ऐसा सूट तैयार किया जिससे उसकी बॉडी की गर्मी सेंसर तक नहीं पहुंचती। अगले दिन एंजो बैंक में गया और एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। हर कोना, हर गली, हर डिपार्टमेंट की फोटो उसने ध्यान से खींची। लेकिन तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे फोटो लेते हुए पकड़ लिया और बेसमेंट की तरफ ले गए। लेकिन यह पकड़ना वास्तव में एंजो की खुद की योजना का हिस्सा था। उसका मकसद था कि उसे थोड़ी देर पकड़ा जाए ताकि वह बेसमेंट तक पहुंच सके और वहां मौजूद लॉकर्स को करीब से देख सके। इस तरह वह बैंक के अंदर और भी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर पाया। गार्ड्स ने एंजो के कैमरे को बारीकी से चेक किया, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दरअसल एंजो पहले ही कैमरे में लगे एसडी कार्ड को निकाल चुका था, इसलिए उसमें बैंक के अंदर की कोई तस्वीर या जानकारी मौजूद नहीं थी। गार्ड्स के पास उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से उन्होंने उसे बिना रोक टोक छोड़ दिया। जैसे ही एंजो बाहर आया, वह तुरंत अपने साथियों के पास पहुंचा। उसने उन्हें वह ब्लूप्रिंट दिखाया जो उसने बैंक की फोटो देखकर तैयार किया था। ब्लूप्रिंट में हर विभाग, हर दरवाजा और बेसमेंट में मौजूद सभी लॉकर्स का पूरा नक्शा था। एंजो ने टीम को विस्तार से समझाया कि चोरी के दिन वे बेसमेंट से होकर बैंक के अंदर घुसेंगे, क्योंकि बैंक के सारे कीमती लॉकर्स वहीं स्थित हैं। इसके बाद टीम ने सोचा कि बैंक और सीवर के बीच की दूरी सही से मापना बेहद जरूरी है। उन्होंने इसके लिए साइकिल का इस्तेमाल किया। साइकिल के टायर पर उन्होंने एक निशान लगाया और उसे सीवर से बैंक तक चलाया। इस प्रयोग से उन्हें सही दूरी, रास्ते की लंबाई और संभावित समय का अंदाजा लग गया। इससे उन्हें यह भी पता चला कि किन जगहों पर ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और किस स्थान पर गति कम करनी होगी। इस पूरी तैयारी के बाद टीम अब बैंक में जाने की रणनीति पर ध्यान देने लगी। उन्होंने तय किया कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा ताकि बेसमेंट और लॉकर्स तक सुरक्षित पहुंचा जा सके।
मारियो को एक और बात समझाई गई। जो पैसे वे चुराने वाले हैं, उनका बैंक के पास इंश्योरेंस था। इसका मतलब एंजो के हिसाब से कि इस चोरियों से आम लोगों के पैसों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सब धीरे धीरे नाले के पास इकट्ठे हुए, पर नीचे चारों ने मिलकर चुपचाप खुदाई शुरू कर दी। अब एंजो और उसकी टीम में एक नया आदमी जुड़ा, एल्टो। उसका काम था चोरी के बाद सबको सुरक्षित जगह तक पहुंचाना। वो गाड़ी और भागने का रास्ता संभालेगा। लेकिन इतनी तैयारी के बाद भी एक बड़ी परेशानी बाकी थी। आखिर वे बैंक के अंदर मौजूद उन 400 लॉकर्स को खोलेंगे कैसे? दरअसल हर लॉकर पर एक मजबूत सील लगी हुई थी। अगर वे एक लॉकर को खोलने में 1 मिनट भी लगाते तो सारे लॉकर्स खोलने में उन्हें करीब 6 घंटे लग जाते। ये समय बहुत ज्यादा था और इतना इंतजार उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए अगले दिन मारियो बैंक की दूसरी शाखा में गया और अपने नाम से एक लॉकर लिया। जब बैंक कर्मचारी ने उसे खोला तो मारियो ध्यान से हर छोटी चीज देखने लगा। उसने समझ लिया कि अगर वह इस सिस्टम को अच्छे से समझ ले तो असली चोरी के दिन सारे लॉकर्स को बहुत जल्दी खोला जा सकता है। अगले दिन मारियो और उसके साथियों ने चोरी के बाद भागने के लिए एक वैन चुराई। वैन लेकर वे अल्बर्टो के घर पहुंचे और बाहर उसका इंतजार करने लगे। तभी वहां पुलिस आ गई और वैन देखकर पूछताछ करने लगी। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन तभी अल्बर्टो और उसकी पत्नी बाहर आए और पुलिस से कहा कि ये लोग हमारे मेहमान हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस का शक दूर हो गया और वह वहां से चली गई। इस तरह एंजो और उसकी टीम एक बड़ी मुसीबत से बाल बाल बच गई। रात को वे लोग फिर नाले में उतरे और सुरंग खोदना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद उनकी ड्रिल मशीन अचानक टूट गई और काम रुक गया। यह देखकर मारियो गुस्से में बोला, मैंने पहले ही सारी बचत इस काम में लगा दी है, मैं और पैसे नहीं लगा सकता। और ये कहकर वह चला गया। उसी रात जब एंजो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था तो बातचीत के बीच उसे एक नया आइडिया सूझा। अगले दिन सुबह वह सीधे मारियो के घर पहुंचा और बड़े भरोसे के साथ अपना नया प्लान बताया कि हम रात में नहीं, दिन में ही बैंक लूटेंगे। एंजो का नया प्लान बड़ा और रिस्की था। उन्होंने सोचा कि रात की जगह दिन में सरेआम बैंक के मुख्य गेट से घुसना बेहतर रहेगा। उनका विचार यह था कि जैसे ही वे दिन दहाड़े अंदर हाथ पकड़कर कुछ हल्की फुल्की चोरी करते दिखेंगे, बैंक स्टाफ और पुलिस इसे मामूली घटना समझ लेंगे और बाहर खड़े रहकर मामले को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। उसी बीच टीम सुरंग के रास्ते से पहले से खोदे हुए मार्ग के जरिए बैंक के अंदर से निकल जाएगी। जब तक पुलिस को सुरंग का पता चले वे बहुत दूर निकल चुके होंगे। मारियो को यह आइडिया अच्छा लगा और वह भी तैयार हो गया। चोरी के दिन सभी ने अपनी उंगलियों पर कुछ चिपकाने जैसा लगाया ताकि फिंगरप्रिंट का सबूत न रहे। इसी दौरान सेबेस्टियन सुरंग खोदने के काम में जुट गया और बाकी लोग आखिरी तैयारियां करने लगे। टीम के कुछ लोग भेष बदलकर आराम से बैंक में दाखिल हो गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने चेहरे पर मास्क झटक ली और वहां मौजूद ग्राहकों को तुरंत बंधक बना लिया। कुछ ही देर में बैंक का माहौल डर और हड़बड़ी से भर गया। बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी पर यह सब देखा और तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। वहीं मारियो कैशियर काउंटर की तरफ बढ़ा और कैशियर को एक सूटकेस में पैसे भरने के लिए दबाव बनाया। दूसरी तरफ अल्बर्टो पार्किंग लॉट में जाकर अंदर से गेट बंद करवा दिया ताकि बाहर से मदद आना मुश्किल हो जाए। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई और बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। बाहर की हलचल देखकर एंजो घबरा तो नहीं, उसने एक होस्टेज को अपने पास बांध रखा, उसे गन पॉइंट पर रखते हुए बाहर निकाला और पुलिस को धमकाने लगा ताकि अंदर के बाकी लोग सुरंग से निकलने का समय पा सकें। एंजो ने कहा कि अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो सभी बंधकों को नुकसान होगा। मारियो ने एक सुरक्षा कर्मी को बंदूक की नोक पर पकड़कर बाहर आने को कहा। पहले गार्ड मना करता रहा, लेकिन धमकियों के आगे वह बाहर निकला। मारियो ने उसकी बंदूक और मोबाइल ले लिया और गार्ड को चेतावनी दी। गार्ड जाने के बाद एंजो ने सभी कैमरे बंद कर दिए। एंजो बेसमेंट में गया और एक बड़ी तिजोरी हटा दी। सेबेस्टियन सुरंग से बैंक में आया। दोनों पार्किंग में जाकर कार की डिग्गी खोली और मशीन लॉकर कक्ष में ले गए। सेबेस्टियन ने बनाई ऐसी मशीन जो सभी लॉकर सिर्फ 7 सेकंड में खोल सकती थी। मशीन लगते ही योजना तेजी से आगे बढ़ने लगी। टीम के सभी सदस्यों ने अपनी घड़ियों में उल्टी गिनती सेट कर ली। एंजो और सेबेस्टियन लगातार लॉकर खोलते रहे। थोड़ी ही देर में मारियो को सूचना मिली कि पुलिस छत पर पहुंच चुकी है। उसने तुरंत उस अधिकारी को फोन करके कहा कि यदि वे अपने लोग नीचे नहीं उतारेंगे तो वह अंदर रखे सभी बंधकों की हत्या कर देगा। वह अधिकारी न चाहे हुए भी पीछे हट गया। फिर भी उसने सामने वाली इमारत की छतों पर 2 निशानेबाज तैनात कर दिए ताकि किसी भी मौके पर सख्त कार्रवाई की जा सके। मारियो ने फिर कहा कि मेयर को बुलवाओ।
लेकिन अधिकारी ने बताया कि मेयर को बैंक तक पहुंचने में करीब 1 घंटा लगेगा। इसी बीच एंजो और सेबेस्टियन ने कई लॉकर खोल लिए। उन लॉकरों से भारी मात्रा में नकद और सोना निकला। बाहर खड़ी पुलिस अब इन चोरों को पकड़ने की रणनीति बनाने में जुट गई थी। पुलिस को शुरुआत में यही लगा कि मामला कोई बड़ा नहीं है और चुराने वाले अंदर फंसे हुए हैं। इसलिए कप्तान ने मारियो को फोन करके आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर तुम लोग हथियार डालकर पुलिस के हवाले हो जाओगे तो मैं तुम्हें सरकारी वकील दिलवाऊंगा और तुम्हारी सजा कम करवाई जाएगी। मारियो ने तुरंत हामी नहीं भरी। उसने थोड़ी देर सोचने के लिए समय मांगा और सीधे तौर पर प्रस्ताव अस्वीकार भी नहीं किया। इसी समय एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जिसका आज जन्मदिन था। मारियो ने उसे एक चॉकलेट दी और उसे सुरक्षा की खातिर बाहर भेज दिया ताकि उसे कोई चोट न पहुंच सके। कुछ ही देर बाद मेयर बैंक के बाहर पहुंचा। पुलिस ने मारियो का फोन मेयर से जोड़ दिया ताकि मामला सुलझे। मेयर ने न सिर्फ मारियो की बात सुनी बल्कि गुस्से में उसे कड़ी भाषा में भला बुरा कहा। मारियो ने कहा कि अब किसी मंत्री से बात करने की जरूरत नहीं है, उसे सीधे अपने वकील से बात करनी है। जब कप्तान ने वकील का नंबर मांगा तो मारियो ने चालाकी से एक बंधक का नंबर दे दिया। कप्तान ने फोन मिलाया तो मारियो ने अपनी आवाज बदलकर बात करनी शुरू कर दी। ऐसा करके उसने टीम को अंदर कुछ और समय दिलाया ताकि वे अपना काम पूरा कर सकें। इसी बीच एंजो और बाकी साथी सुरंग के रास्ते चोरी का सारा सामान बाहर पहुंचा रहे थे। कप्तान ने देखा कि जिस नंबर पर कॉल की जा रही है वह बंद है और उसे शक हुआ। फिर उसकी नजर बैंक के बाहर बहते नाले पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि चोरों के पास सुरंग के अलावा एक और भागने का रास्ता मौजूद है। अंदर एंजो ने धीमे धीमे बोट में नकद और सोने की थैलियां भरवाईं और फिर सभी हथियारों को बैंक के वॉल्ट में सुरक्षित रखवा दिया ताकि कोई सबूत न रहे। यहां असली सच सामने आ गया कि जिन हथियारों को उन्होंने बाहर निकाला था वे असल में इसलिए निकाले गए थे ताकि किसी को चोट न पहुंचे। मारियो ने सभी बंधकों को पहले तले के कमरे में बंद कर दिया और फिर एंजो के साथ चला आया। जैसे ही बंधकों को लगा कि चोर चले गए हैं वे अपने फोन उठाकर घर वालों को कॉल करने लगे। यह देखकर कप्तान समझ गया कि मामला गंभीर है और उसने एक टीम मुख्य दरवाजे से अंदर भेज दी और दूसरी टीम को नाले की तरफ निर्देश दिया। इस बीच मारियो एंजो के साथ मिलकर खुदाई के निशान मिटा रहा था और जल्दी से अपनी टीम के पास लौट आया। तभी कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि एंजो ने पहले से यह सोचा हुआ था कि पुलिस उन्हें सीवर के रास्ते पकड़ने की कोशिश करेगी, इसलिए उन्होंने नाले के एक हिस्से में छोटी सी बाधा बना दी थी ताकि पानी का बहाव बदल सके और वे मोटर बोट से उसी मोड़ पर निकल सकें। यह चाल उन्हें उम्मीद देती है कि वे जल्दी और सुरक्षित तरीके से वहां से बाहर निकल जाएंगे। कैप्टन ने बैंक के बेसमेंट में जाकर वह सुरंग देखी, लेकिन वह वहां से चोरों का पीछा नहीं कर सकता था क्योंकि सुरंग के मुंह पर एक बॉम्ब रखा था। थोड़ी ही देर में उसने पहचान लिया कि यह बॉम्ब भी नकली है जैसे बाकी सभी हथियार। लेकिन अब इससे कोई फायदा नहीं था क्योंकि चोर पहले ही अपने एग्जिट पॉइंट तक पहुंच चुके थे। एंजो और बाकी साथी सुरंग के रास्ते वैन में घुस गए जबकि सेबेस्टियन ऊपर जाकर चोरी का सारा माल लाया। इसके बाद सेबेस्टियन भी ऊपर आया और सब लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। इस तरह एक मामूली दिखने वाले गिरोह ने सरकार और पुलिस को चकमा देकर कुल 30 मिलियन की चोरी कर ली। चोरी के बाद सभी अल्बर्टो के घर पहुंचे और लूट का सामान आपस में बांट लिया। उन्होंने उस वैन को भी जला दिया जिसे चोरी में इस्तेमाल किया गया था। सबूत मिटाने के बाद सब अपने अपने रास्तों पर निकल गए और पैसों से आराम की जिंदगी बिताने लगे। कुछ महीनों बाद अल्बर्टो की पत्नी को उसके अफेयर का पता चला। गुस्से में उसने सीधे पुलिस को सारी जानकारी दे दी। पुलिस ने एक एक कर चोरों को पकड़ लिया, उनका सारा पैसा जब्त कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। 7 महीने बाद एंजो जेल से बाहर आया। मारियो महंगी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। असल में एंजो ने पहले से योजना बना रखी थी कि चोरी में नकली हथियार इस्तेमाल होंगे और किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें केवल 7 महीने की सजा सुनाई। बैंक के पास लॉकर्स में रखे पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। सरकार को यह पता नहीं चला कि असल में उन्होंने कितने पैसे चुराए। बैंक का दावा था कि चोरी में कुल 25 मिलियन और कई किलो सोना गया, लेकिन पुलिस को सिर्फ 1 मिलियन मिला। मतलब चोरों ने बड़ी रकम सुरक्षित छुपा ली थी। अंत में एंजो और बाकी साथी जेल से आजाद हो गए और चोरी के पैसों से आराम की जिंदगी जीने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।